नमस्कार। इसमें सारे बीटीसी के पेपर जो हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए ज़रूरी हैं, सभी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा विस्तार से भी इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना, अगर आपने इतना लगा लिया तो 100% आप बीटीसी में अच्छा करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर का है। ये आपको ध्यान रखना। 2016 का प्रथम प्रश्न पत्र, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आपके पहले क्वेश्चन से। तो आप जानते हैं पहला क्वेश्चन लिखा है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है गीजू भाई। आपको ध्यान रखना है। वहीं आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी स्थान निश्चित नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में समय निश्चित नहीं होता है और स्वतंत्र होती है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर अगर 3 की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान में 22 भाषाओं को, ठीक है, राजभाषा का दर्जा मिला है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसे, ठीक है, राजभाषा का दर्जा मिला है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी उर्दू को, फारसी को और अंग्रेजी को, इनको राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है जॉन डेवी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जॉन डेवी, ठीक है, का कथन था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 आपको ध्यान रखना है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है, ये आपको बताना है। तो आपके पास, ठीक है, ऑप्शन जो है आपके पास ए बी सी और डी है। तो आपको जो करेक्ट लगे वो बताना है आपको। तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, आपको ध्यान रखना है, जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास। यानी शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास। जबकि ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, यानी ये प्रश्न जो है आपका, ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास है, ठीक है, अतः इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहा जाता है, उपर्युक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा भी कहा जाता है, पत्राचार शिक्षा भी कहा जाता है और आपका, ठीक है, स्वतंत्र अध्ययन भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। अध्यापक बालक पाठ्यक्रम, विषय अध्यापक श्यामपट्ट, पुस्तकें बालक अध्यापक या बालक बालिकाएं अध्यापक। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए होगा, अर्थात अध्यापक बालक और पाठ्यक्रम। ये शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण, ठीक है, केंद्र यानी अंग माने जाते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना, शिक्षा को रोचक और प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ या लेखन की कला। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, ठीक है, शिक्षा को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करें तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, ये आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी जॉन डीवी का ये कथन था। इसी तरह से आपको प्रश्न नंबर 10 का आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर बताते रहिएगा, मेरिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी, ये आपको बताना है। तो मेरिया मॉन्टेसरी भारत 1939 में आई थी। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन आपका, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरिया मॉन्टेसरी। वही आपको ध्यान रखना है आपका प्रश्न नंबर 11। तो जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व क्या है। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व क्या है, ये आपको बताना है। तो जिसमें आपके पास ऑप्शन है अभिभावकों का, अभिभावक इसके लिए उत्तरदायी है, समाज है, शिक्षक है या फिर राष्ट्र है।
तो आपको ध्यान रखना है जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी शिक्षकों को माना जाता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न नंबर 12 की आपको ध्यान रखना है, तो शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है? तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, यानी प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और शासकीय उदासीनता। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है? तो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है हमारे देश में, और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, और वहीं शासकीय उदासीनता है, यानी डीएम, कलेक्टर या आपके बोल सकते हो शिक्षा अधिकारी ये कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और तो आपको इसी तरह से ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 13 का आंसर। तो प्रश्न नंबर 13 में कहा है पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, बिल्कुल सही। छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, बिल्कुल सही। और शिक्षकों को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, बिल्कुल सही। और ऑप्शन इस तरह से इसका आंसर आपका शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, यानी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक क्यों होता है? शिक्षण को योजनाबद्ध, ठीक है, करने के लिए हम क्या करते हैं? पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रश्न पत्र है। तो प्रश्न नंबर 14 की हम बात करते हैं। इसी तरह से परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। परिवार के द्वारा बालकों को क्या प्राप्त होती है? तो आपको ध्यान रखना है जीवन व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा प्राप्त होती है, और जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फिर प्रश्न नंबर 15 का आपकी अगर बात करें तो वैदिक कालीन यानी गुरुकुल जो शिक्षा थी वो किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, ये आपको बताना है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आदर्शवाद को बढ़ावा देती थी वैदिक कालीन जो शिक्षा थी। वहीं इसी तरह से अब आपको ध्यान रखना है आपको अति लघु प्रश्नों की। ठीक है, तो अति लघु जो प्रश्न है वो आपके प्रश्न नंबर 16 से प्रारंभ होते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है, तो जल्दी से बताते रहिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 16 का आंसर। तो टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। प्रश्न नंबर 17, फ्रावेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रावेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन 1826 में लिखी गई थी। मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स 1853 में लिखी गई थी। इसी तरह से प्रश्न नंबर 18 का आंसर देना है आपको जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 19 का आपको आंसर देना है दूरस्थ शिक्षा का कोई दो विशेषताएं बताइए। दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली विशेषता, इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरा, इसकी विशेषता दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा होती है। और वहीं आपको ध्यान रखना है इस तरह से प्रश्न नंबर 20 का आंसर। तो अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा पत्राचार, जनसंचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु या समय सारणी होती है। मल्टीमीडिया क्या है ये आपको बताना है। तो मल्टीमीडिया आपको ध्यान रखना है, मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों व श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताएं जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहली विशेषता, यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा में। और वहीं दूसरी बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता ये थी कि ठीक है, मठों में प्रवेश के लिए प्रव्रज्य संस्कार होता था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं आपके 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको आपको भली भांति पढ़ना है और इसका आंसर देना है। आदर्शवाद आपसे पूछा गया है कि जो आदर्शवाद है इसके प्रमुख प्रवर्तक के नाम बताइए। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो,
कामेनियम, कामेनियस और आपको ध्यान रखना सुकरात, डेकार्टे, हीगल, फ्रॉवेल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखना है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वहीं आपको ध्यान रखना है 25वां प्रश्न, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी? 22 दिसंबर 1901 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में एक ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की और स्थापना की बार, ठीक है, स्थापना के बारे में अगर बात करें तो इसका नाम शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 की हम बात करते हैं इसी तरह से। तो जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताना है। तो छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना, जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझने में व्यक्ति की सहायता प्रदान करना, ठीक है, इसका लक्ष्य था। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताना है। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है। अर्थात पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य यानी इसका अर्थ है मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से है। वहीं आपको बताना है प्रश्न नंबर, ठीक है, 28 का आंसर। तो जल्दी से बताते रहिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 28 का आंसर, जिसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 28 में क्या बोला गया है। तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो आपको बताना है बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, जिसे आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, जिसे फाउंडेशन कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? तो प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी है, ये आपको ध्यान रखना। यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। तो प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक ऑफ, ठीक है, एंड अकादमी, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी संस्था का नाम था। वहीं आपको ध्यान रखना राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो अभी तक थे आपके अति लघु प्रश्न, अब हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 31 की अगर बात करें, शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिभुजी या त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने छात्र को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। अर्थात शिक्षा को त्रिमुखी, ठीक है, प्रक्रिया कहा जाता है। किसके अनुसार? डॉक्टर, आपको ध्यान रखना है, या जॉन डीवी के अनुसार। इस तरह से प्रश्न नंबर 32 की आपको आंसर ध्यान रखना है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखनी है। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था। वैदिक कालीन में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्न प्रकार थीं: मोक्ष प्राप्त करना, संस्कृति का संरक्षण करना, स्वास्थ्य चरित्र का विकास करना, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति और व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 33 का आंसर। तो प्रश्न नंबर 33 में कहा गया है प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं उनके दोषों का उल्लेख करना है। प्रयोजनवाद के गुण। तो प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और वहीं आपको ध्यान रखना है प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार भी करता है। वहीं प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देता है। और शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है और यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया मानता है। प्रयोजनवाद के दोष आपको ध्यान रखने हैं। तो इसके दोष ये होते हैं कि ये पहला आपको ध्यान रखना है, प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है।
वहीं प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ना कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण। और प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है और प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। अर्थात प्रयोजनवाद के 4 गुण और दोष बताने हैं आपको। तो प्रयोजनवाद आपको ध्यान रखना है, ये भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अर्थात 4 गुण की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, बालकों को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करना इसका उद्देश्य होता है। और इसके माध्यम से ये क्या करता है, विचार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक महत्व देता है। और ये शिक्षा दर्शन के रूप में माना जाए तो एक प्रगतिशील दर्शन है। और यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील और विकास की प्रक्रिया मानता है। और वहीं प्रयोजनवाद के दोष यही है कि प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है और इसमें हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ना कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है और प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं देता। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 34 का आंसर। तो ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका आपको बारीकी से आंसर देना है। शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को संक्षेप में लिखिए। टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा की योजना में, ठीक है, आपको ध्यान रखना, अपनी शिक्षा की योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। वे शिक्षक को मुख्य आधार मानते थे। शिक्षक छात्रों को पवित्रता में विश्वास करते हुए उसके साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहते थे। ये आपको इसका आंसर ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी तरह से आपको पेज नंबर 35 का आंसर ध्यान रखना है। तो पेज नंबर 35 में कहा गया जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 4 उपायों का वर्णन करना है। तो जल प्रदूषण के नियंत्रित करने के किन्हीं 4 उपाय निम्न प्रकार हैं। तो पानी के रास्ते और समुद्री तटों की सफाई करना, और प्लास्टिक जैसे जैविक तैर पर नष्ट न होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल न करना, जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए, और जल प्रदूषण के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए। 36 आपको ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 36 है पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में, ठीक है, टिप्पणी करना है आपको। तो विद्यालय की क्या भूमिका रहती है यह आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण में। तो विद्यालय शिक्षार्थियों और व्यापक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण अभियान और गतिविधियाँ आयोजित कर सकते हैं। इसमें वृक्षारोपण, सफाई अभियान, विभिन्न पर्यावरण ये मुद्दों पर जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की भूमिका व विद्यालय का योगदान सर्वोपरि है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 37 का आंसर। तो बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। तो आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 37 का आंसर। बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर एवं प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। बाहर बालक दुकानों पर काम करते हैं तो घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कार्य है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे स्कूल जा सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बनाया गया है, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियाँ बाल श्रम को विवश करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 37 का आंसर। और इस तरह से आपको पेज नंबर 38 का आंसर ध्यान रखना है। तो पेज नंबर 38 आपका कह रहा है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। तो शिक्षकों द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ ही साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल ज्ञान प्रदाता बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव के मार्गदर्शक, रोल मॉडल, उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षक विद्यालय के विभिन्न कार्य हैं। नवीन परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। सामाजिक गत्यात्मकता होती है और सामाजिक सुधार होता है। ज्ञान के क्षेत्र में विकास होता है। परिवर्तन की समीक्षा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रावेल के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? फ्रावेल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है शिक्षक अपने दैवी स्वरूप और, ठीक है,
और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। अर्थात फ्रावेल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने दैवीय स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। फ्रावेल का मानना था कि शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है तथा उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना एवं उनका चारित्रिक विकास करना और उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर करना भी आवश्यक होता है। यह आपको ध्यान रखना है। वहीं प्रश्न नंबर 40 का आंसर आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 14, जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभावों को अपने शब्दों में लिखिए। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका, उसके प्रभावों को अपने शब्दों में लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम समाज में गहरा संबंध एवं निकटता है। इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। जनसंचार माध्यम राष्ट्रीय विकास में 3 तरह से सहायक होते हैं। जनता को राष्ट्रीय विकास की सूचना देना, विकास प्रक्रिया को सहभागी बनाना, विकास के लिए आवश्यक तकनीक की दक्षता प्रदान करना, अतः सूचनाओं को प्रेषित करना तथा एक विशेष दृष्टिकोण में उन्हें व्यवस्थाबद्ध करने का कार्य भी जनसंचार माध्यमों द्वारा किया जाता है। अर्थात जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और उनके प्रभाव को अगर लिखने की बात करें तो हम कह सकते हैं वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम और समाज में गहरा संबंध और निकटता है। जनसंचार माध्यम समाज में गहरा संबंध और निकटता रखता है, आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि यानी इंटरेस्ट और उनके हित को स्पष्ट किया जाता है। और जनसंचार माध्यम राष्ट्रीय विकास में 3 तरह से सहायक होता है। राष्ट्र का विकास ही कैसे कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जनता को राष्ट्रीय विकास की सूचना देता है। जनता को राष्ट्रीय विकास सरकार क्या कर रही है, इसकी सूचना जनसंचार के माध्यम से ही आती है। विकास प्रक्रिया को सहभागी बनाना है, तो विकास की जो प्रक्रिया है उसको सहभागी बनाती है, उसको में जागरूकता फैलाती है। विकास के लिए आवश्यक तकनीक की दक्षता प्रदान करना जनसंचार का ही काम होता है। और वहीं आपको ध्यान रखना है, सूचनाओं को प्रेषित करना और विशेष दृष्टिकोण में उन्हें व्यवस्थाबद्ध करने का कार्य भी जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही तैयार किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं आपके द्वितीय प्रश्न की। तो ये प्रश्न पत्र आपको कैसा लगे आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।